बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे एंड आप लोगों ने पहले सुना भी होगा ग्रेविटेशन। जैसे मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से रिलीज़ करते हैं तो वो नीचे की तरफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसका रीज़न हम लोग बोलते हैं कि द रीज़न इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उसी फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहेंगे और क्या है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की। और ये रूल क्या कहता है, जैसे मान लो ये कोई फ्लोर है और ये कोई ट्री है या टेबल है, मान लो यहाँ पे कोई, इस टेबल से कोई ऑब्जेक्ट आप गिराते हो, मतलब रिलीज़ करते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। ठीक है, तो हम लोग तो ये कहते हैं ना कि इस ऑब्जेक्ट पे बेसिकली ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगा, पर बेटा एक्चुअल में फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा होता, फोर्स इस ग्राउंड पे भी लग रहा होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम इसी बात को डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक m1 एक m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगेगा और इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इसका लगेगा इस तरफ। ठीक है, मतलब ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों अगर ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और ये फोर्स 1/r² के भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों को क्लब किया तो फोर्स बन गया प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ठीक है, तो बेटा यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा g के बराबर। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, g m1 m2/r²। बात क्लियर है। ये g बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। बात क्लियर है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, जैसे हम अगर मान लो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये था g m1 m2/r², तो यहाँ से g क्या बन जाएगा, f × r²/m1 m2। ठीक है, अब बेटा इसकी यूनिट्स के बारे में अगर देखा जाए ना तो फोर्स की यूनिट तो होगी न्यूटन, r का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और उसका स्क्वायर, और नीचे दो मासेस हैं तो ये बन जाएगी किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल जी की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और कैपिटल जी की जो वैल्यू है बेटा वो बनते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बात क्लियर है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, यहाँ पे ना अर्थ और मून दो पार्टिकल्स की तरह एक तरीके से बिहेव करेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। अर्थ का मास दे रखा है 6 × 10⁻24 और मून का है 7.4 × 10⁻22, दोनों ही केजी में गिवन है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। हमसे फोर्स पूछ रखा है, ठीक है ना। तो फोर्स बेटा g m1 m2/r² लगा देंगे तो बेटा g का वैल्यू तो ये आ गया देखो, और एक मास ये वाला, दूसरा मास ये वाला, और डिस्टेंस का स्क्वायर इस तरीके से। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर इस तरीके से बन जाएगा। बात क्लियर है, लिखो इसको। बेसिकली हमने फॉर्मूला लगा दिया ना, F = g m1 m2/r²। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस की। तो बेटा ग्रेविटेशन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जो बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में रहता है। सबसे पहली बात तो ये वो फोर्स है जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है। जैसे मान लो ये अर्थ है तो यहाँ पे कोई पर्सन है तो वो ऐसे होगा, जो यहाँ पे है वो कोई पर्सन ऐसे होगा, जो यहाँ कोई पर्सन है वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो वो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे है कोई ऐसे रहेगा। मतलब ये सारे के सारे पर्सन अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड द रीज़न फॉर अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बात क्लियर है। अब बेटा इसके चारों तरफ जो मून घूमता है, इस मून के घूमने का जो इसका चारों तरफ होता है उसका रीज़न बेसिकली ये फोर्स ही होता है। और दूसरी बात, जो सन के चारों तरफ इस तरीके से मान लो प्लैनेट्स घूमते हैं तो उसका रीज़न भी बेसिकली मतलब सन का ग्रेविटेशनल पुल ही होता है। बात क्लियर है। और बेटा जो टाइड्स होती हैं बेसिकली हाई टाइड लो टाइड जो होती हैं, ठीक है, मतलब अगर आप किसी बीच पे देखें
तो बीच पे हमेशा पानी का लेवल एक जैसा नहीं रहता, वो मान लो सुबह कम है और शाम को ऐसा होगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके पीछे भी जो रीज़न होता है बेटा, वो रीज़न बेसिकली मून और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके कारण होता है। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे फ्री फॉल की। जैसे मान लो बेसिकली अगर मान लो अर्थ के, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक कोई भी फ्लोर है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, या फिर ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंक दिया, ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंक दिया। मतलब बात ये कि ये जो ऑब्जेक्ट अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कांटेक्ट में है ना, मतलब किसी और के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे लग रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, ऐसे केस में बेटा जो फोर्स होगा वो तो होगा mg के बराबर नीचे की तरफ, और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी g नीचे की तरफ। बात क्लियर है? तो ये कंडीशन है फ्री फॉल की कि भाई फ्री फॉल के अंदर बॉडी पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन होगी g नीचे की तरफ। बात क्लियर है? लिखो इसको। तो बेटा इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ फॉल करेगा, फ्री फॉल बेसिकली, ठीक है ना। इस केस में एक्सेलरेशन g के बराबर होगी और इस g की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, और फोर्स देखेंगे तो वो फोर्स m इंटू जी के बराबर रहेगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब देखो बच्चों, हम इस फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होगा ना उसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक अर्थ है, इट्स मास इज m एंड वी हैव ए स्मॉल मास स्मॉल m, और ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली r के बराबर है। तो बेटा इसके ऊपर जो अर्थ का फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। ये बात क्लियर है? अब बेटा हमने कहा कि जो फोर्स है वो m इंटू जी के बराबर होगा, तो m से m कैंसिल, तो स्मॉल g क्या बन जाएगा, जी एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मान लो मैं इसको अर्थ के मतलब अर्थ के सरफेस के पास लेता हूँ, मतलब d अप्रॉक्सीमेटली r के बराबर है, तो d को r पुट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर है? तो बेसिकली ये एक रिजल्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ सरफेस के आसपास। ठीक है, लिखो इसको। अब बेटा हमें कैपिटल G की वैल्यू मालूम है, और M का मतलब मास ऑफ अर्थ मालूम है, और R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास था ना G, इस G के अंदर तीन फैक्टर थे, कैपिटल G, M और R स्क्वायर। तो कैपिटल G कांस्टेंट है, M का मतलब मास ऑफ अर्थ और R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। हमें तीनों वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो बेटा जैसे मैं इन तीनों वैल्यूज़ को GM अपॉन आर स्क्वायर के अंदर पुट करता हूँ, इसको सॉल्व करके आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इज 9.8 और हम इसको 10 के बराबर लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों जैसे अगर मान लो कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, हमने वैसे ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए थे। जैसे मान लो यहाँ से किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया, पार्टिकल नीचे गिरेगा। तो इस मोशन की बात करें तो यहाँ पे तीन इक्वेशंस वैलिड होती हैं। ठीक है, तो पहली तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्लियर है? तो बेटा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, a को g से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ताकि इक्वेशंस हम अप्लाई कर पाएँ, और ये कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखो इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए बिल्डिंग, मतलब जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है और यहां से ऑब्जेक्ट गिरता है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ए, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरता है और इसका टाइम टेकन कितना है, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए, मतलब बेसिकली g इज
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है स्पीड कितना होगा। तो बेटा देखो ए से बी मोशन की मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 0.5 सेकेंड्स। स्पीड पूछी है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां से वेलोसिटी बन जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बेटा हाउ हाई इज द इनिशियल पोजीशन, मतलब ये s निकालना है। तो s के लिए क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर 1/2 इंटू 10 इंटू इज इक्वल्स टू 10/8 मीटर। ठीक है। मतलब इस मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटा वो 10/8 मीटर का होगा। ये क्लियर है। तो बेसिकली दिस हाइट इज 10/8 मीटर। ठीक है। और एक बात और पूछे कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बेटा स्पीड एवरेज क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा 10/8 होगा और टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम बेटा 1/2 होगा। तो ये बन जाएगा 10/8 10/4, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पार्टिकल को आपने यहां से ऊपर थ्रो किया, मैं कहता हूं मान लो यू स्पीड से, और पार्टिकल यहां तक जाता है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस हाइट इज 10 मीटर। ठीक है। हमसे पूछा है कि यू कितना होगा और कितना टाइम में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो बेटा ए से बी तक की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज यू। बेटा पूरे रास्ते एक्सेलरेशन जो होगी ना वो एक तरीके से इसको रिटार्ड करेगी। तो एक्सेलरेशन को हम -10 लेंगे। बात क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी को 0 लिया तो बेसिकली बेटा हमसे एक तो टाइम पूछा है और एक हमसे यू पूछा है। ठीक है। तो बेटा इन दोनों को इवैल्यूएट करने के लिए एस आपको गिवन है 10 मीटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। तो v स्क्वायर इज 0, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिखा, 2 इंटू -10 इंटू 10। तो यहां से यू स्क्वायर बनेगा 200 और u बनेगा 10√2। बात क्लियर है। टाइम निकालने की बारी आएगी बेटा। तो टाइम के लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो v इज 0 एंड u इज 10√2, a इज -10 इंटू टी। तो t क्या बनेगा यहाँ से √2 सेकेंड्स के बराबर। बात क्लियर है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी होगी 10√2 और टाइम होगा √2 सेकेंड्स। लिखो इसको। बच्चों अब हम बात करेंगे मास के बारे में। तो मास बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। और ये बेसिकली मास सेम रहता है चाहे आप कहीं भी चले जाओ। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये मून है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसको थोड़ी देर बाद यहाँ ले गए, इसका मास अगर यहाँ पे m है ना तो यहाँ पे भी m रहेगा। ठीक है ना। तो मास की यूनिट जो होती है बेटा वो किलोग्राम होती है। इसको हमने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था। लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे वेट की। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा है। तो अर्थ क्या करेगी, इस m मास के ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएगी। इस फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू जी के बराबर। ठीक है। तो बेटा इस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। ठीक है ना। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। और हमें मालूम है कि ये फोर्स जो होता है वो m इंटू जी होता है। तो बेसिकली वेट क्या होगा, m इंटू जी के बराबर। बात क्लियर है। अब बेटा इसकी यूनिट किलोग्राम है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एक और नाम देंगे न्यूटन।
ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो क्या है कि मून पे एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं अर्थ और मून की बात करूं, तो बेटा अर्थ का मास इतना होता है, मून का मास इतना होता है, अर्थ का रेडियस इतना है और मून का रेडियस इतना है। बात क्लियर है? अब ये बात अगर क्लियर है बेटा, तो बेसिकली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, उसका वेट अगर मून पे निकालेंगे तो वो इतना बनेगा, और अर्थ पे निकालेंगे तो वो वेट इतना बनेगा। बात क्लियर है? अब ये क्या बन गया बेटा, अर्थ और मून पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेट। अब मैं इन वेट्स के अगर रेशो निकालना चाहूँ तो बेसिकली देखो, वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ जो हम देखेंगे, इनको रिलेट करके ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे बेटा g से g कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ पे दोनों मासेस और दोनों रेडियस पता है, इन चारों को यहाँ पुट करके हम दोनों वेट्स का रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आंसर आता है कि वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ठीक है ना, और ये पूरा डेरिवेशन भी आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है। क्या है मतलब रिजल्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ वेट ऑन अर्थ। बात क्लियर है? लिखो इसको। वेट बेसिकली फोर्स होगा, तो दोनों फोर्स निकाल करके उनका रेशो ले रखा है। ठीक है, लिखो इसको बच्चों। करो सॉल्व। देखो बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 kg और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पूछा है, तो वेट का फॉर्मूला m इंटू जी बनेगा। तो मास को लिखा 10 और g को लिखा 10, वैसे ये 9.8 होता है, इसको 9.8 लिखेंगे अगर मान लो, तो ये बन जाएगा 98 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये क्या है, वेट ऑन अर्थ। बात क्लियर है? लिखो इसको। बच्चों हमने बेसिकली ग्रेविटेशन के बारे में देखा, और 9th क्लास में हमारे सिलेबस में इतने रिजल्ट्स हैं, आप इनको अच्छे तरीके से बुक्स रीड करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है।